नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आपका वाइट बोर्ड एकेडमी पर। वाइट बोर्ड एकेडमी पर फिजिक्स की सीरीज़ का ये पहला लेक्चर है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स सब पढ़ेंगे। अगला पार्ट हमारा होगा फंक्शन। इसमें हम लोग साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सेट्रा ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। मॉडुलस फंक्शन ये सब पढ़ेंगे। अगला पार्ट हमारा होगा फिजिक्स में कैलकुलस का क्या यूज़ है। कैलकुलस मतलब डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का क्या यूज़ है। और फिर हम सीखेंगे कि हम लोग फिजिक्स में डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन कब और कहाँ करेंगे, तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है या फिर इंटीग्रेट करना है। इसके बाद डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे। और सबसे आखिरी में हम लोग जो हमने ऊपर कुछ प्रॉब्लम सीखी हैं, जो हमने ऊपर जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हम ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर और मजबूत हो जाएगा। और आगे जहाँ भी कभी फिजिक्स में कहीं पर भी जरूरत पड़ेगी इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की, तो वहाँ पे हम लोग बिना किसी हिचकिचाहट के आराम से इसको हम अप्लाई कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स का जो सबसे पहला पार्ट है एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री, मतलब बहुत ही शुरुआती ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्या है, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि व्हाट इज पाई। पाई का हम बहुत नाम सुनते हैं, तो पाई समझिए कि क्या है। देखिए, ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर कोई हमारे पास सर्किल है और उस सर्किल की हम लोग टोटल सरकमफरेंस को अगर हम मेजर करें, हम लोग देखें अगर हमारे पास कोई सर्किल है, उस सर्किल की टोटल सरकमफरेंस को हम लोग मेजर करें, तो इस सर्किल में अगर हम सर्किल की टोटल सरकमफरेंस ले लें और उसी सर्किल की डायमीटर को ले कल मेजर कर लें और इनका रेशियो निकालें, तो देखा यह गया कि ये हमेशा जो है कांस्टेंट होता है। ये हमेशा कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू सर्किल टू सर्किल चेंज नहीं होती। आप कोई भी सर्किल ले लीजिए, उस सर्किल की टोटल सरकमफरेंस और उसके डायमीटर को का रेशियो कैलकुलेट करिए, और वो जो रेशियो आता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और इसका नाम दे दिया गया पाई। स्पेशल सिंबल दे दिया गया पाई। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, सेट करते हैं पाई। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। पाई की वैल्यू 3.1472 ऐसे बढ़ती जाती है। अच्छा देखिए, क्योंकि ये दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं है। सर्किल की सरकमफरेंस भी लेंथ है, डायमीटर भी लेंथ है, तो लेंथ अपॉन लेंथ इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी। तो पाई आपको समझ में आया क्या है, सिंपल सरकमफरेंस ऑफ अ सर्किल अपॉन डायमीटर ऑफ दैट सर्किल। इट इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड इट डजंट चेंज फ्रॉम वन सर्किल टू अनदर सर्किल। देखते हैं व्हाट इज एंगल। एंगल क्या है, अगर आपसे कहा जाए कि एंगल क्या है, तो आप ऐसे समझिए, सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक लाइन है ओ ए। ये हमारे पास एक लाइन है ओ ए, और इसके बाद ये लाइन जो है क्लॉक वाइज रोटेट करके कहाँ पे पहुंच गई, ओ बी पे पहुंच गई। एक्चुअल में क्या रहा होगा, एक्चुअल में शुरुआत में सबसे पहले ओ बी है, ओ बी ओ ए पर ही रही होगी। फिर ओ ए ने रोटेट करना शुरू किया और रोटेट करके कहाँ तक पहुंच गई, ये बी तक पहुंच गई। तो ओ ए जो है रोटेट करके ओ बी तक पहुंचने में जितना ये अमाउंट रोटेट करती है, इसी अमाउंट ऑफ रोटेशन को हम लोग बोलते हैं एंगल। तो आपसे पूछा जाए एंगल क्या है, तो आप सिंपल दो वर्ड में आंसर देंगे, अमाउंट ऑफ रोटेशन। सिंपल क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगल। इसको आप थोड़ा और भी कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन। अगर इनिशियल लाइन अगर हॉरिजॉन्टल रही होगी और फाइनल लाइन वो भी उस एंगल रोटेट करके पहुंची है, तो इसको हम इंक्लिनेशन भी कह सकते हैं। तो हम दोनों चीज़ यूज़ करेंगे, इंक्लिनेशन भी यूज़ करेंगे और अमाउंट ऑफ रोटेशन यानी कि एंगल भी यूज़ करेंगे। अगर कहीं पे इंक्लिनेशन कहा गया है तो आप समझ जाएंगे कि हम एंगल की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब एंगल को मेजर करने के जो साइन कन्वेंशन वो समझ लीजिए कि पॉजिटिव एंगल कब लेते हैं और नेगेटिव एंगल कब लेते हैं। देखिए, ट्रेडिशनली ये डिसाइड किया गया कि अगर हम
इनिशियल लाइन और फाइनल लाइन के बीच जो एंगल है, अगर हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, सॉरी अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, ये जैसे आप ये देख रहे हैं ना, पहले वाले में हमने ऊपर मेजर किया है एंटी क्लॉकवाइज, तो इस एंगल को हम लोग कैसा लेंगे, इस एंगल को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो पॉजिटिव एंगल क्या है, व्हाट इज पॉजिटिव एंगल, तो आप समझ जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट ऑफ एंगल इज टेकन एज पॉजिटिव। लेकिन अगर उसी एंगल को सपोज कर लेते हैं, लाइन हमारे पास जो ओ ए थी, ये ओ ए लाइन थी और रोटेट करके डाउनवर्ड आ गई, ये बी पे पहुंच गई, और ये एंगल हमने डाउनवर्ड मेजर किया हुआ है, डाउनवर्ड कह लीजिए, क्लॉकवाइज कह लीजिए मेजर किया है, तो इस एंगल को हम लोग कैसा लेंगे, नेगेटिव। तो ध्यान दीजिए एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज मेजरमेंट इज नेगेटिव एंगल। आगे देखिए, टू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को हम मेजर करेंगे तो इसके दो मेथड हैं तो तीन मेथड, लेकिन हम यहाँ पे केवल दो मेथड ही पढ़ेंगे। एक तो सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसको हम डिग्री सिस्टम भी कहते हैं, और अगला हमारा है सर्कुलर सिस्टम। देखिए सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है तो इंक्लिनेशन ही मेजर करना हमें, लेकिन इसके दो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग सिस्टम है मेजर करने के। जैसे फोर्स को हम लोग न्यूटन भी मेजर करते हैं, डैन में भी मेजर करते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम अलग अलग यूनिट में मेजर करते हैं। जैसे लेंथ होती है, कभी फिट में मेजर करते हैं, कभी मीटर में मेजर करते हैं, कभी किलोमीटर में, तो ये सब अलग अलग सिस्टम हैं, और उनको जो है मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पे एंगल को मेजर करने के हमारे पास दो तरीके हैं, दो सिस्टम हैं, एक सेक्साडेसिमल सिस्टम और एक सर्कुलर सिस्टम। पहले समझते हैं कि सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है। सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है, हमें क्या करना है, एक हमारे पास इनिशियल लाइन थी, सपोज कर लेते हैं ओ ए रही थी, और ये ओ ए लाइन एक कंप्लीट सर्किल पूरा करती है, और कंप्लीट सर्किल पूरा करने के बाद में फिर से वहीं पे पहुंच जाती है, जहां से चली थी, अगर फिर से वहीं पे पहुंच गई तो इसने क्या किया, एक पूरा ये कंप्लीट सर्किल पूरा कर लिया, और ये कंप्लीट सर्किल पूरा किया। इस कंप्लीट सर्किल को सेंटर से हम लोग क्या करेंगे, 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऐसे ऐसे करके। हम यहाँ पे बहुत बड़ा हम पार्ट दिखा रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा पार्ट नहीं रहेगा, इसको हम दिखाने के लिए बना है। इसको हम 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, बहुत महीन महीन आएंगे। तो इसका जो एक पार्ट होगा, ये वाला पार्ट जो होगा, इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होगा, 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब 360 डिग्री इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा कंप्लीट एंगल, कंप्लीट सर्किल। ये मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 कंप्लीट एंगल। अब सर्कुलर सिस्टम में समझिए क्या है। सर्कुलर सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास एक कोई सर्किल होगा, उस सर्किल का सेंटर ओ होगा, इस सर्किल की सरकमफ्रेंस, सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये सरकमफ्रेंस हमें मिल गई पी क्यू। सरकमफ्रेंस को हम लोग सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल थीटा मिलेगा हमें, और ये जो थीटा एंगल होगा, इसको हम सर्कुलर सिस्टम में मेजर करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, इसकी जो लेंथ है आर्क, ये जो पी से क्यू तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलेंगे आर्क। आर्क हम लोग ले लेंगे, और आर्क को हम लोग इस सर्किल की रेडियस, जो सर्किल की रेडियस आर है, इस आर से हम डिवाइड कर देंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस आर्क ने, पी क्यू ने कितना एंगल सेंटर पे बनाया है। तो इस चूंकि हम सर्किल को यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको हम सर्कुलर सिस्टम बोलेंगे। तो आर्क अपान रेडियस जब हम करेंगे, सॉरी, आर्क अपान रेडियस जब हम करेंगे, तो हमें जो एंगल मिलेगा वो सर्कुलर सिस्टम में एंगल मिलेगा, एल अपान आर करेंगे, और ये जो एंगल हमें मिलेगा, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, रेडियन होगी। तो सर्कुलर सिस्टम में एंगल की यूनिट क्या है, रेडियन, और सेक्साडेसिमल में एंगल की यूनिट क्या है, डिग्री। 360 डिग्री 1 कंप्लीट एंगल, और सर्कुलर सिस्टम में 1 कंप्लीट एंगल कितना होगा, अगर हमसे पूछा जाए कि 1 कंप्लीट एंगल कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें टोटल सरकमफ्रेंस लेनी होगी, और टोटल सरकमफ्रेंस को सर्किल के रेडियस से डिवाइड करेंगे हम। चलिए देखते हैं कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। अभी हमने जैसे सीखा, क्या सीखा हमने कि 360 डिग्री ये है
1 कंप्लीट एंगल। और अगर सर्किल की बात करें, अगर हम सर्किल की बात करें तो सर्किल में हमने क्या एंगल पढ़ा है, थीटा क्या पढ़ा है, आर्क अपान रेडियस, यानी कि एल अपान आर। अगर हमें कंप्लीट एंगल लेना है, मैंने यहाँ पे 1 कंप्लीट एंगल लिया है, तो सर्कुलर सिस्टम में भी हमें क्या करना पड़ेगा, सर्कुलर सिस्टम में भी हमें 1 कंप्लीट एंगल लेना पड़ेगा। ये हमें 1 कंप्लीट एंगल लेना पड़ेगा। और 1 कंप्लीट एंगल लेंगे तो हमें टोटल कंप्लीट आर्क लेनी पड़ेगी। और कंप्लीट आर्क मतलब PQ की लेंथ कितनी हो जाएगी, पूरा सर्किल, टोटल सर्किल। तो टोटल सर्किल कितना होगा, टोटल सर्किल होगा सरकमफरेंस दैट इज 2 पाई आर। और अपान क्या लिखेंगे, रेडियस। तो दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो थीटा हमें कितना मिलेगा, 2 पाई। ये भी 1 कंप्लीट एंगल है। तो मतलब डिग्री में 1 कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, और रेडियन में 1 कंप्लीट एंगल 2 पाई। इसका मतलब ये है कि जो 2 पाई रेडियन है, 2 पाई रेडियन, ये इज इक्वल टू कितना होगा, ये होगा 360 डिग्री के इक्वल। या आप ऐसे कहिए कि पाई रेडियन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। या आप ऐसे कहिए कि 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 अपान पाई डिग्री। या हम कह सकते हैं कि 1 रेडियन कितना होगा, 180 अपान 3.14। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 57.3 डिग्री। तो हमको पता चल गया कि 1 रेडियन हमारा कितना होता है, 57.3 डिग्री। इसके अलावा और भी समझिए, और इसको आगे बढ़ लेते हैं कि ये तो हमने 1 रेडियन जो है 360 डिग्री के इक्वल लिया है। लेकिन अगर हमसे ये कहा जाए, अगर ये हमसे कहा जाए कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। हमको पता है कि जहाँ भी कहीं पाई रेडियन दिख जाएगा, पाई रेडियन मतलब कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। या ऐसे हम कहें 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई रेड। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। अब आपके पास कुछ क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे हमने दिए हैं। ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, सॉरी ये क्वेश्चन सॉल्व करिए और इनकी जो वैल्यूज आपको आपके दिमाग में रहेंगी, क्योंकि अलग अलग जगहों पे यूज होंगी। तो हमें क्या करना है, सपोज कर लेते हैं कि हमें 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री पाई रेडियन है, तो 60 डिग्री कितना होगा, 60 डिग्री कितना हो जाएगा, तो 1 डिग्री पाई रेडियन तो 60 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, तो हम लोग क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, पाई/3 रेडियन। तो जहां भी कभी आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो सिंपली इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 से हम लोग क्या करेंगे, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो भी मैंने आपको बताया कि पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री। तो सपोज कर लेते हैं आपसे कहा जाए कि आप बताइए 3 पाई/4 कितना होगा, डिग्री में कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 और पाई हमने क्या बताया, पाई रेडियन कितना 180 डिग्री है, तो जहाँ पे पाई है वहाँ पे हम क्या डाल देंगे, 180 डिग्री डाल देंगे, और अपन क्या लिख देंगे, 4। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ये कितना हो गया, ये हो गया 135 डिग्री। तो आपको समझ में आया कि अगर हमें कहीं एंगल को
डिग्री में कन्वर्ट करना है, मतलब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली पाई की जगह पे 180 हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आप प्रैक्टिस करिए, ये जो क्वेश्चन हमने दे रखे हैं अलग अलग, इनको कन्वर्ट करिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमें एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री में हमें ट्रायंगल्स को पढ़ना है, और ट्रायंगल में हमें ये पहचानना है कि किस साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे, किस साइड को हाइपोटेनस कहेंगे, और किस साइड को बेस कहेंगे। देखिए जो तीन टर्म होंगी हम ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही पढ़ने को मिलता है हमें। जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उस राइट एंगल ट्रायंगल में ही तीन चीज़ें होंगी, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। क्योंकि अगर अदर देन 90 डिग्री का एंगल हुआ तो वो साइड्स होंगी सिंपल, उनको हम स्पेशल नाम नहीं दे पाएंगे। उसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल बना कैसा कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, किसी भी ट्रायंगल में सबसे पहले आपको पहचानना है कि हाइपोटेनस क्या है। किसी भी ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने की जो साइड होगी वो हमेशा होती है हाइपोटेनस। ये ध्यान रखेंगे। जैसे जो पहला वाला, ये जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, पहला फिगर है, इस फिगर में हम देख रहे हैं, तो इसमें 90 डिग्री के सामने की साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। ऐसे ही इस वाले को देख लीजिए, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ये है, आपको ये ज़्यादातर पता चल जाता है कि एंगल 90 डिग्री रहा होगा ट्रायंगल में, गिवन होगा या फिर हमारे जनरल ऑब्जर्वेशन से। तो इसमें जो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने की साइड क्या होगी, ये होगी हाइपोटेनस। ठीक है। अगर हम एक ऊपर वाली फिगर को देख लें, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ऐसे कोई रहा हो, तो आपको पता है ये एंगल 90 डिग्री है ना, तो इसके सामने की साइड क्या हो जाएगी, हाइट। एक बार हमने हाइपोटेनस पता कर लिया कि हाइपोटेनस क्या है, अगला पार्ट हमारा क्या है, परपेंडिकुलर पता करना कि परपेंडिकुलर क्या है। परपेंडिकुलर पता करने के लिए आपको एंगल को कंसीडर करना पड़ेगा कि हम किस एंगल की बेसिस पे परपेंडिकुलर पता कर रहे हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमने पहले वाले ट्रायंगल में ये एंगल थीटा लिया। अगर हमने ये एंगल थीटा लिया है, तो जो एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं उसकी जो अपोजिट साइड होती है, ये अपोजिट साइड है, इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। जैसे दूसरा वाला हम डायग्राम देख लें। इस डायग्राम में सपोज कर लेते हैं कि हमने ये वाला एंगल लिया, ये एंगल हमने थीटा ले लिया, ये एंगल हमने थीटा ले लिया, तो इस एंगल के सामने की साइड क्या होगी, ये परपेंडिकुलर। ऊपर वाला है तो पहले की तरह ही, जैसे ये एंगल सपोज कर लेते हमने कंसीडर किया, तो ये वाला एंगल क्या होगी, ये साइड क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगी। और सपोज कर लेते हमने ये वाला एंगल कंसीडर किया, ये हमने नहीं कंसीडर किया, हमने ये एंगल कंसीडर किया है, तो फिर ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, फिर परपेंडिकुलर ये होगा। तो परपेंडिकुलर पहचानने के लिए क्या करेंगे आप, उस ट्रायंगल में उस एंगल को देखिए, और उस एंगल के सामने की साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो आपको ये पता चल गया कि परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेनस क्या है। जो बच गई साइड वो बेस है। तो ये तीन साइड आपने पहचान ली किसी भी ट्रायंगल में। चलिए अब इसके आगे और बढ़, अब हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करते हैं, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी बहुत हेल्प करते हैं किसी गिवन ट्रायंगल में उसकी साइड्स और एंगल पता करने में। देखा यह गया कि कोई अगर ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में अगर हम एक एंगल फिक्स कर दें और एक साइड फिक्स कर दें, तो बाकी एंगल और बाकी साइड्स भी ऑटोमेटिक फिक्स हो जाती हैं। मतलब ये है कि उनके रेशियोज जो होंगे वो फिक्स हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमें जो रेशियो समझना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन जिसको हम हिंदी में ज्या कहते हैं, साइन। ये क्या होता है कि किसी भी गिवन ट्रायंगल में, कोई अगर गिवन ट्रायंगल है हमारे पास, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ये एंगल हमने थीटा ले लिया है, तो ये परपेंडिकुलर है ई, और ये है हाइपोटेनस, अभी आपने सीखा थोड़ी देर पहले, और ये हमारे पास क्या है। तो साइन थीटा क्या होता है, सिंपल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है। कास थीटा क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखिए कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में 9th और 10th में पढ़ रखा हो। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगला रेशियो कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा कुछ नहीं है, सिंपली साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है मतलब उसका, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम h अपॉन p। सेक थीटा क्या है,
ये cos थीटा का रेसिप्रोकल है, मतलब उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा h अपान जाएगा। कॉट थीटा क्या है, tan थीटा का रेसिप्रोकल है, मतलब ये हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए जो थोड़ा जरूरी है समझना, ये जो हमारा tan थीटा होता है ये सिंपल साइन थीटा और cos थीटा का रेशियो होता है। तो हमारे पास साइन है और cos है, इसके जो रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, tan थीटा कहते हैं। तो जहां भी कहीं अगर आपको साइन और cos की वैल्यू पता है तो आप tan थीटा की वैल्यू जस्ट डिवाइड करके आप पता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने साइन cos tan पढ़े हैं इनके कुछ स्पेशल एंगल हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके हमें वैल्यूज याद करनी है। ये बहुत आसान है पता करना। देखिए जब कभी आपको ये वैसे बहुत प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करते करते याद हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 9th और 10th में इसको बहुत यूज़ किए हैं, इसलिए उनको पूरा ये पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो एक बार समझ लीजिए। देखिए जब भी आपको ये पता करना है तो उसकी टेबल बना लीजिए। आप टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आप स्क्वायर रूट लगा लीजिए सारे ऊपर कॉलम में, तब आपने स्क्वायर रूट लगा लिए। फिर क्या करिए, जीरो से शुरू करिए, 0, 1, 2, 3 और 4 ये लिख दीजिए। यहाँ पे 0 लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख दीजिए। और फिर सबके डिवाइड में 4 4 कर दीजिए, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। जितना सिंप्लीफाई हो जाए सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे 1/4 तो नहीं सिंप्लीफाई होगा, ये सिंप्लीफाई 2 1 जा 1 और 2 2 जा 3, कितना आ गया 1/2, ऐसे 4 1 जा, ये आ गया। तो इतना कर लीजिए। अब साइन का लिखना है तो देखिए ये सिंपल जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है ना, जो आपने दिखाया यही है वैल्यू। 0/4 कितना हो जाएगा 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0। साइन 30 की वैल्यू 1/4, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 45 1/2 था, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर निकलेगा नहीं, तो हमने क्या लिख दिया √2 लिख दिया। 60 डिग्री ये कितना हो जाएगा √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2, और ये तो 1 हुई। अब कास का लिखने के लिए आप साइन का जस्ट राइट साइड से लिखना शुरू कर दीजिए। देखिए देखिए यदि इधर और देखिए यहाँ से, ठीक है ना, राइट साइड से देखिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, फिर कितना लिखेंगे √3/2, 1/√2, 1/2, 0। tan थीटा जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि वो साइन और कास का रेशियो होता है, तो दोनों को डिवाइड कर दिए, 0/1 0, 1/2 अपान √3/2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1/√3, 1/2, 1/√2, 1/√2 1, फिर कितना होगा √3/2 अपान 1/2, ये कितना हो जाएगा ये √3, और ये 1/0, ये क्या है नॉट डिफाइंड। ये मैथमेटिक्स के अंदर ये डिफाइंड, ठीक है ना, ये डिफाइंड नहीं है। आप 1/0 को इन्फानाइट कहते हैं, और इन्फानाइट को हम एक फाइनाइट वैल्यू नहीं इसलिए बोलते हैं नॉट डिफाइंड। आगे बढ़ते हैं। जो आपने सीखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनकी हेल्प से हम किसी गिवन सर्किल गिवन ट्राइंगल में अगर हमें एक एंगल और एक साइड पता है तो बाकी साइड्स हम पता कर सकते हैं। जैसे कि आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा है, एक ट्राइंगल हमारे पास ABC है। इस ट्राइंगल ABC में एंगल A 90 डिग्री है, एंगल B 60 डिग्री है। हमसे कहते हैं AB फाइंड करिए। तो ऐसा करने के लिए हमें ये पहचानना पड़ेगा कि हम ये देखें कि जो AB है, AB क्या है, इस ट्राइंगल की AB क्या है। देखिए हमने 60 डिग्री एंगल लिया हुआ है, दिया है, तो एंगल B के सामने की साइड जो होगी परपेंडिकुलर होगी। 90 डिग्री का जो एंगल है इसके सामने की साइड जो BC है ये हमको पता चल गया हाइपोटेनस से, परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, तो जो बच गई साइड वो क्या है बेस। इसका मतलब ये है कि जो AB है ये बेस है। तो इस ट्राइंगल में हमें बेस पता करना है, AB पता करना है, और हाइपोटेनस क्या है BC, BC हाइपोटेनस है। तो हम ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे जिसमें बेस आए और हाइपोटेनस आए।
तो बेस और हाइपोटेनस कहाँ कहाँ पे हैं? बेस हमारा क्या है? ए बी। तो कास कास यूज करेंगे, और कास कितना है? 60 डिग्री। तो कास 60 यानी कि कास थीटा हमने यूज किया। और कास थीटा क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेनस। बेस कितना आया है? बेस हमारा आया है ए बी, बेस आया है ए बी अपन हाइपोटेनस कितना है? बी सी। कास 60 की वैल्यू अभी आपने टेबल बताई 1/2। ए बी तो हमें पता ही करना है, और बी सी, बी सी 1/2। ए बी हमें पता करना है, और बी सी की वैल्यू कितनी है? 20। तो 2 1 जा 2 10 जा, तो ए बी हमें कितनी मिल गई? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर ओ ए है, ये आपको अक्सर देखने को मिलेगा। ये फिगर, एक वेक्टर ओ ए है हमारे पास। वेक्टर ओ ए की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और ये वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, जैसा कि इसमें दे रखा है। हमसे कह रहे हैं कि ओ ए पता करिए। ओ ए एक्चुअल में क्या है? इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। पॉइंट को हम पी सपोज कर लेते हैं। तो ये ओ ए क्या है? वेक्टर ओ पी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? एक ट्रायंगल हमें मिल गया ओ ए पी। ओ ए पी जो ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, देखिए ये एंगल 30 डिग्री है, तो जो ये वाला एंगल होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल अगर 30 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल तो 90 डिग्री होता है, जैसा कि पता है ना। और ये एंगल इतना 30 डिग्री है, तो जो बचा एंगल हुआ ये कितना हुआ? 60 डिग्री। अब हम क्या देखेंगे? इन ट्रायंगल ओ ए पी, ट्रायंगल ओ ए पी में देखेंगे तो हमें पता करना है ओ ए। ओ ए क्या है? देखिए, एंगल 60 डिग्री हमने लिया है। एंगल 60 डिग्री के सामने की साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर होती है। 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। तो ओपी हमको पता चल गया हाइपोटेनस। तो बच गई साइड वो क्या है? बेस है, यानी कि ओ ए क्या है? बेस है। तो हमें बेस पता करना है, और हाइपोटेनस में पता है। तो हम ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें हाइपोटेनस और बेस आते हो? तो हमको पता है वो क्या है? कास थीटा है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है? कास 60 डिग्री। और कास 60 ये क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? ओ ए, और हाइपोटेनस कितना है? ओ पी। कास 60 की वैल्यू मैंने बताई आपको 1/2। ओ ए हमें फाइंड करना है कितना है, और ओ पी की वैल्यू कितनी है? 10। 2 1 जा 5 जा, दैट इज ओ ए इज इक्वल टू आ गया 5। तो चीज़ क्लियर हो गई कि अगर हमें किसी ट्रायंगल में कोई एक एंगल एक साइड पता है, तो बाकी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया क्योंकि आगे फिजिक्स में आप वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, और जब वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करना होगा इसको। उसका आगे मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा, इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा जिसमें लगाया है। तो आप प्रैक्टिस हो जाएगी। आप जैसे ही वेक्टर को देखेंगे तुरंत हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट इमीडिएटली लिख देंगे आप। आपको दिमाग कुछ लगाना ही नहीं पड़ेगा, इमीडिएटली आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। ये जो अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए आप इसको खुद से सॉल्व करिए। यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है 8 सेंटीमीटर ए सी, और एक एंगल 30 डिग्री दे रखा है, एक 90 डिग्री दे रखा है। इसमें ए बी और ए सी आपको फाइंड करना है। देखिए, ये जो सीरीज हमने शुरू की है, इस सीरीज का एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हम डिटेल्ड चैप्टर के डिटेल लेक्चर्स होंगे, हर टॉपिक का बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, डेरिवेशंस होंगे, और उन पे बेस्ड हम पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम उन पे बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन विदाउट स्किप एनी क्वेश्चन। हम किसी एनसीईआरटी में किसी भी एक क्वेश्चन को हम स्किप नहीं करेंगे, हम सारे क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे, जो कि सेपरेट वीडियो में इसी सीरीज एक के बाद एक वीडियो पढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद हम जो डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो है हम आपको क्वेश्चन भी देंगे साथ में। आप उन एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जब आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएंगे, या लेसन जब आप पढ़ रहे होंगे उसमें आपको कोई डाउट्स होंगे, वो जो डाउट्स होंगे या जो क्वेश्चंस होंगे जो आपको प्रॉब्लम आएगी सॉल्व करने में, समझने में, तो क्या होगा? आप उन क्वेश्चन को
आप हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक हमने नीचे दे रखा है, उस टेलीग्राम चैनल पे अपने नाम के साथ में उन क्वेश्चन को आप पोस्ट कर देंगे और उसका फ़ोटो खींच के भेज दीजिए, या लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए, फ़ोटो खींच के अपना नाम डाल दीजिए उसमें नीचे। और जो ये वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, इस वीडियो में आप क्या करेंगे, इस वीडियो में क्या करेंगे आप अपना नाम कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, ये लिख देंगे उसमें भी आई हैव आस्क्ड क्वेश्चन ऑन टेलीग्राम। तो हम क्या करेंगे, जब हम अगला वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में जो कि सॉल्यूशन वीडियो होगा, जो भी हम एक्सरसाइज देते हैं उसका जो सॉल्यूशन वीडियो होता है, उस वीडियो में आपके नाम के साथ में उस क्वेश्चन को हम डिटेल एक्सप्लेन कर देंगे, उसको हम सॉल्व करवा देंगे। इससे आपको भी समझ में आएगा और ऐसे जितने भी बच्चे होंगे जिनको वहाँ पे दिक्कत रही होगी उनको भी समझ में आ जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है, इसका ज़रूर ज़रूर फ़ायदा उठाइए। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, एक्सरसाइज के लिए है। ये भी हम आपको नहीं बताएंगे, ये भी आपको एक्सरसाइज के लिए करना है। ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर वेज है, मतलब एक वेज समझ रहे हैं ना, एक इंक्लाइन प्लेन है, उस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक 10 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक का इंक्लिनेशन 30 डिग्री है और हमें जो फोर्स F है, जो कि ब्लॉक की या सॉरी प्लेन की डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड है, इसका मैग्नीट्यूड पता करना है। तो आपको ये सिंपली ट्रिग्नोमेट्री यूज करके करना है। और थोड़ा सा हिंट हम इसमें आपको ये दे देते हैं कि आपको W पता चल जाएगा। W क्या होता है, W होता है mg होता है, ये हमने हिंट दे दिया आपको, WmG होता है। और आप देखिए यहाँ पे एक आपको ऐसे हम ट्रायंगल बना के दे देते हैं, ये ऐसे हमने एक ट्रायंगल बना के, तो आपको ये वेक्टर की एक ये साइड आपको पता चल गई mg होगी, ठीक है ना, ये एंगल 90 डिग्री होगा और बाकी आप खुद कैलकुलेट करिए। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल करके आपने बताएंगे, इसको हम बताएंगे। ये हमने क्वेश्चन इसलिए दिया है क्योंकि इस तरह के फिगर्स आपको बहुत ज़्यादा मैकेनिक्स में यूज़ करने को मिलेंगे, जिसमें लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे और भी रोटेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे। इसकी प्रैक्टिस आप थोड़ा सा कर लीजिए, हालांकि जब बताएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा वहाँ पर भी, लेकिन आप यहाँ से सीख के चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये भी हम क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे यहाँ पे, आप इसको सॉल्व करिए और उसको आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के इसका आंसर बताइए। और सॉल्यूशन के लिए अगला जो इसका सॉल्यूशन वीडियो होगा उसको देखिए आप। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमने कुछ बेसिक चीज़ें हमने सीख ली हैं, अब हमें कुछ फार्मूले पढ़ने हैं। ये फार्मूले हमें मेमोराइज करने हैं, याद करने हैं, क्योंकि इनका अलग अलग जगहों पे हम लोग यूज़ करेंगे, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे या कहीं और जगहों पे यूज़ करेंगे। तो देखिए ये फार्मूले हमने लिख रखे हैं, जैसे कोसेक थीटा 1/sin थीटा, कोसेक थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा 1/cos थीटा, कॉट थीटा 1/tan थीटा। और ये जो आप आगे पढ़ रहे हैं 4th 5th और 6th, ये आपने हाई स्कूल में पहले से पढ़ रखा है। 3 ऐसे रेशियोज होते हैं जिसमें 1 यूज होता है। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगला है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। 6 नंबर वाला है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ये आपको याद कर लेना, ठीक है, ये जरूरी है, इनको हम कई जगहों पे यूज करेंगे, जब अलग अलग जगहों पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो अगला क्या है, एंगल एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये समझ लीजिए, अगर कहीं पर आपको साइन ए प्लस बी रहा है, दिख गया है, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा आप तो याद कर लीजिए, इनके सबके डेरिवेशन है, लेकिन हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाना है आपको, क्योंकि वो मैथमेटिक्स का पार्ट हो जाता है, आपको बस अपने काम का पढ़ना है। तो साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। अब देखिए अगर आपको साइन ए माइनस बी का लिखना है, ठीक है ना, ये समझ में आया आपको। अगर हमने क्या लिखा है, साइन ए प्लस बी का हमने लिख दिया साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। अगर साइन ए माइनस बी का लिखना है तो कुछ नहीं करना है, देखिए सिंपल, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस कर देना है, बस इतना से याद रखना है। एक याद करिए, साइन ए प्लस बी का याद कर लीजिए, साइन ए माइनस बी का आपको अपने आप याद हो जाएगा। अच्छा, कास का लिखने के लिए और भी ज़्यादा आसान है। कास के साथ क्या होता है, कास का हमेशा तो फार्मूला बड़ा अलग आता है। देखिए साइन ए प्लस बी आपने किया तो साइन ए कास बी कास ए साइन बी, मतलब अल्टरनेट आ रहे थे। कास ए प्लस बी में जब आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कि दोनों कास कास ही आते हैं। प्लस में देखिए कास ए प्लस बी है तो कास ए कास बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या माइनस आया है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे क्या आया है, माइनस आया है। तो कास ए प्लस बी जब आप सॉल्व करेंगे, कास ए प्लस बी जब सॉल्व करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। और जब कास ए माइनस बी करेंगे, कास ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कास में क्या होता है, जब बीच में प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और जब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस। ये दो तीन चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए tan a प्लस बी का फार्मूला, tan a प्लस बी क्या होगा, tan a प्लस tan b, और डिनोमिनेटर में माइनस आता है। ध्यान दीजिए tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। फिर tan a माइनस बी क्या होगा, देखो यहाँ पे माइनस है तो ऊपर न्यूमरेटर में माइनस और नीचे कितना हो जाएगा, प्लस। ठीक है, ऐसे ही sin 2a के फार्मूले याद कर लीजिए। sin 2a का फार्मूला तो होता है 2 sin a cos a, या फिर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। एक और है cos 2a का फार्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या फिर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। देखिए इस पे आगे भी हमने फार्मूले लिखे हैं, अगर आपको ये अभी इमीडिएटली याद नहीं हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ इनका एप्लीकेशन होगा वहाँ वहाँ पे इनको हम बताएंगे, और धीरे धीरे आप आगे पढ़ते जाएंगे, इन फार्मूलों का यूज़ होगा तो आपको ये क्वेश्चन यूज़ होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, आपको फार्मूले भी याद होते जाएंगे, इतना टफ नहीं है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो अभी हमने आपको सिखाया है अभी थोड़ी देर पहले, इसका यूज़ देखिए क्या है। देखिए इसके इसको हम ये जो कुछ क्वेश्चन है वहाँ से सीखेंगे। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है ये ए वाला पार्ट, जहाँ पे लिखा हुआ है हमें पता करना है साइन 135 की वैल्यू। साइन 135 ये कैसे पता चलेगा हमें, तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, साइन ए प्लस बी का फार्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है ना, हमने कौन सा फार्मूला पढ़ा है, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी हमने पढ़ा है। ठीक है, और वो क्या है, वो है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। अब देखिए यहाँ पे जो आपने साइन 135 की वैल्यू पता करनी है, तो आप 135 को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करिए जिनकी वैल्यूज आपको पता हो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 90 प्लस 45, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम 135 को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए कास बी मतलब क्या है, क्या आएगा हमारे लिए, ये आएगा साइन ए मतलब 90 डिग्री, कास बी मतलब कास 45, प्लस कास ए मतलब कास 90 डिग्री और साइन 40। साइन 90 की वैल्यू 1, कास 45 वैल्यू 1/√2, कास 90 की वैल्यू 0 1। तो आपको पता चल गया इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1/√2। तो हमें पता चल गया कि साइन 135 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√2, दैट इज साइन 135 1/√2। आपको याद हो जाना, ठीक है। ऐसे ही अब आप क्या करेंगे, कास 135 tan 120, ठीक है, जो आगे एक्सरसाइज में दिए गए हैं, कास 135 tan 120 sin 120 और कास 225, इनकी वैल्यू आप पता करेंगे। तो अपना दिमाग लगाएं कि हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सर्किल कंसीडर कर रहे हैं, इसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है। इस सर्किल पे एक पार्टिकल पे रोटेट कर रहा है, ओ और पी को ज्वाइन करने जो रेडियस वेक्टर है ये एंगल थीटा रोटेट कर चुकी है। इस समय अगर हम एक ट्रायंगल देखें बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है हमारा ओ पी, और इस पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं एम, कंसीडर कर लेते हैं एम। तो यहाँ पे अगर हम साइन थीटा कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है,
तो ये कितना हो जाएगा, y अपान हाइपोटेनस कितना आया है, r आया है। तो हमें पता चल गया साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई, y अपान r। अच्छा, अब क्या करें हम लोग, इसी रेडियस वेक्टर को हम लोग थीटा से थोड़ा और आगे रोटेट कराएं, इसको रोटेट करा के और इसको पूरा सर्किल कंप्लीट करा करके हम फिर से वहीं पहुंचा दें जहां से शुरू किया था, मतलब पी पे ही पहुंचा दें। अगर हमने पी पे ही पहुंचा दिया तो हम देखेंगे कि इस रेडियस वेक्टर ने कितना एंगल रोटेट किया है। ये देखिए यहाँ से चेक चल करके ये पूरा यहाँ तक चल गई ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 360। तो पूरा घूमी घूमी यहाँ से चल करके यहाँ तक, और थीटा। और तो अब हम अगर कैलकुलेट करें साइन और एंगल की जगह पे क्या लिखेंगे, 360 डिग्री प्लस थीटा। तो हमको पता है कि 360 प्लस थीटा करने पे क्या हुआ है, रेडियस वेक्टर फिर से वहीं पे आ गई है। तो फिर से साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, दैट इज y अपान r। इसका अर्थ ये है कि साइन 360 प्लस थीटा ये साइन थीटा के बराबर ही है। तो अगर कहीं पे साइन 360 प्लस थीटा लिखा गया तो उसको आप साइन थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। या इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, अगर हम इस रेडियस वेक्टर को केवल एक राउंड ही नहीं, कितने भी राउंड लगा के पूरा एक राउंड कंप्लीट कर दें हम यहाँ से, फिर एक दूसरा राउंड भी कंप्लीट कर दें, फिर तीसरा राउंड भी कंप्लीट कर दें, ऐसे चौथा राउंड भी कंप्लीट कर दें, ऐसे ही हम लोग n चक्कर लगा दें और फिर से वहीं पे पहुंचा दें। तो अगर n चक्कर पूरा करने पर फिर से वहीं पे हम पहुंचा देंगे तो हम एंगल कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन n इंटू 360 प्लस थीटा। और हमको पता है कि जब फिर से वही पहुंच गई तो साइन की वैल्यू वही परपेंडिकुलर अपान आर, दैट इज y अपान आर ही होगा। इसका अर्थ ये है कि अगर कहीं पे हमें ऐसे लिखा हुआ है साइन और n इंटू 360 प्लस थीटा ये एंगल है, तो इस एंगल की वैल्यू वही होगी जो साइन थीटा की वैल्यू है। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए करेक्ट है, चाहे साइन हो या फिर कास हो। कास में भी हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन n इंटू 360 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपली कास थीटा ही हो जाएगी। और ऐसे ही tan n इंटू 360 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू भी tan थीटा के इक्वल ही होगी। तो ये आपको तीन फार्मूले हैं या कहीं एक जनरलाइजेशन है, इसको आपको याद रखना है। यूज इसका क्या है, इसका यूज समझिए। सपोज कर लेते हैं आपसे कहीं पे ये पूछ लिया जाए कि साइन 780 डिग्री की वैल्यू पूछ लिया जाए, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, लिखेंगे साइन, इसको 2 इंटू 360 के पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 360 लिखेंगे, तो 2 इंटू 360 720 हो गया, और 80 तक जाने के लिए हमें 60 डिग्री और ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन 2 इंटू 360 प्लस थीटा, और हमको पता है यहाँ पे कोई भी नंबर हो, n हो इंटू 360 प्लस थीटा हो, तो सीधा सीधा क्या हो जाता है, साइन थीटा ही हो जाता है। तो हमारे लिए वैल्यू कितनी आ गई, साइन 60 डिग्री आ गई। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 60 की वैल्यू हमको होती है √3/2। तो हमको पता चल गया कि साइन 780 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम क्या कंसिडर करते हैं, ज़रा कुछ एंगल आप लोग देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, या फिर साइन 90 प्लस थीटा, कास 90 प्लस थीटा,
tan 90 प्लस थीटा, या फिर sin 270 प्लस थीटा, या फिर 270 माइनस थीटा। देखिए जरा, सबसे पहले जरा sin 90 माइनस थीटा को कंसीडर करिए। sin 90 माइनस थीटा पे जब आप हैं तो देखिए यहाँ पे 90 ये रेडियस वेक्टर है हमारी, ओरिजिन से शुरू हुई थीटा एंगल तक पहुंची है, और मान लीजिए ये 90 पे पहुंचा दें हम लोग, 90 प्लस करेंगे, इसका मतलब ये है कि 90 से आगे बढ़ करके लाइन हमारी पहुंच जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा, तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे। और अगर 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो हम रहेंगे कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसके अलावा अगर आप सपोज कर लेते हैं 270 पे पहुंचिए आप, ये 270 है, तो 270 पे पहुंचने पे क्या है, 270 प्लस अगर करेंगे तो इसका हम देखिए 0 से शुरू किया हमने, 0 से शुरू करके 90 180 और बढ़ के 270 पे पहुंचे, 270 प्लस किया आपने तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए, और 270 माइनस किया तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। ठीक है, तो देखिए इन दोनों केस में चाहे 90 प्लस थीटा किया जाए या 90 माइनस थीटा किया जाए, या फिर 270 प्लस थीटा किया जाए या 270 माइनस थीटा किया जाए, इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, इन दोनों केसेस में ये हमारी जो रेडियस वेक्टर है वो वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है। जब कभी वर्टिकल लाइन को रेडियस वेक्टर कट करेगी तो साइन और कास और टैन ये चेंज होंगे। ध्यान समझिए, साइन जो होगा वो कास में चेंज हो जाएगा, कास जो होगा वो साइन में चेंज हो जाएगा, और टैन जो होगा हमारा, टैन जो होगा हमारा ये कॉट में चेंज हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, ये सब जगह पे है। साइन कहाँ चेंज होगा, कास में, कास साइन में, और टैन कॉट में। ये सभी लिए 90 प्लस थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो 270 माइनस थीटा हो, तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए, अब हमें क्या पता करना है कि इनके साइन कैसे होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ध्यान दीजिए, रूल होता है ए एस टी सी, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल मतलब सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक ये पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कास और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो अगर आप साइन 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं तो 90 पढ़ने पे साइन कास में चेंज हो गया है, और ये किस क्वाड्रेंट में है, 90 माइनस थीटा मतलब 90 से पहले है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये कैसा होगा, पॉजिटिव। कास कैसा होगा, पॉजिटिव। टैन कैसा होगा, पॉजिटिव। अब जरा 90 प्लस थीटा पे बढ़ जाइए आप, साइन 90 प्लस थीटा किया है, 90 प्लस थीटा करने पे क्या हुआ है कि रेडियस वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, साइन होता है पॉजिटिव, कास कैसा होगा, नेगेटिव, और टैन कैसा होगा, नेगेटिव। तो ध्यान दीजिए, साइन 90 प्लस थीटा जो आएगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी इनके कास और टैन नेगेटिव होंगे। और फिर मैंने बताया कि 90 पढ़ने पे साइन किस में चेंज होता है, साइन चेंज होता है कॉस में, कास चेंज होता है साइन में, और टैन चेंज होता है कॉट में। ये आपको याद रखना है। तो आपको साइन 90 प्लस की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही 270 प्लस पढ़ने पे क्या होता है, 270 प्लस या 270 माइनस होने पे साइन कास में, कास टैन में ऐसे चेंज होते हैं, अब मैंने आपको बताया। और 270 प्लस थीटा किया है तो 270 प्लस थीटा का मतलब यह है कि रेडियस वेक्टर कहाँ पे होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने बताया कि कास पॉजिटिव होता है, उसका रेसिप्रोकल सेक होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब इसमें कास कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और बाकी साइन भी नेगेटिव और टैन भी नेगेटिव। ठीक है, और साइन 270 और पढ़ने पे क्या मैंने बताया, साइन किस में चेंज होता है, कास में, यानी कि कास थीटा हो गया, कास साइन में चेंज होता है, साइन हो गया, टैन किस में चेंज होता है, काट में चेंज होता है, कॉट थीटा हो गया। तो आपको वैल्यू पता चल गई कैसे होनी है, ये बहुत ईजी है। ऐसे ही 270 माइनस पढ़ने पे क्या मैंने बताया, 270 माइनस होने पे जो रेडियस वेक्टर होगी कहाँ पे होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। इसका मतलब टैन कैसा होगा, टैन पॉजिटिव होगा, और बाकी ये दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। और साइन किस में चेंज होता है, साइन चेंज होता है
कास में, कास चेंज होता है साइन में, और टेन किस में चेंज होता है, कॉट में। तो आपको साइन 90 प्लस और साइन 270 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, इनकी वैल्यूज आपको पता चल गई। यूज इनका क्या है, कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसे एंगल कैलकुलेट करने पड़ते हैं जो 270 के रेशियो में हो। जैसे मान लीजिए कहीं से आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप बताइए tan 300 की वैल्यू कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन कई बार हमको जरूरत पड़ जाती है निकल में। क्या हमें पता करना है, tan 300 डिग्री की वैल्यू। तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, tan 300 को क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे tan 270 प्लस 30 डिग्री। और आपने देखा कि 270 प्लस 30 है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा होगा, 270 प्लस 30, 270 से आगे है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव, और 10 किस में चेंज होता है, कॉट में चेंज हो जाता है, कॉट 30 की वैल्यू। अब बताइए कॉट 30 की वैल्यू कितनी होगी, कॉट 30 की वही वैल्यू होगी जो tan 30 का रेसिप्रोकल होगी। tan 30 1/√3, तो cot 30 की वैल्यू √3। तो आपको tan 300 की वैल्यू पता चल गई, कितनी आई, -√3। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा की वैल्यूज। देखिए जब भी कभी रेडियस वेक्टर ये 0 से शुरू हुआ चलना रेडियस वेक्टर का, और ये पहुंच गई है 180 डिग्री पे, यहाँ पे पहुंची, ये 180 डिग्री है, यहाँ पे कितना एंगल है, 180 डिग्री। अगर हम 180 माइनस लिखेंगे, सॉरी 180 माइनस लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि रेडियस वेक्टर 180 से पहले है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। और 180 प्लस लिखेंगे तो रेडियस वेक्टर जो है वो 180 से आगे है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। ऐसे ही ये पूरा कंप्लीट सर्किल करके 3 यहाँ पे पहुँचने पे एंगल 360 बन गया। अगर 360 माइनस है इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, 360 कंप्लीट नहीं किया, उससे थोड़ा सा पहले ही है, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और 360 प्लस करेंगे तो इसके ऊपर पहुंच जाएगी, वो हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हमने देखा अगर कहीं पे ये रेडियस वेक्टर 180 प्लस, सॉरी 180 प्लस है या फिर 180 माइनस है या फिर 360 प्लस है या 360 माइनस है, इन दोनों केसेस में रेडियस वेक्टर हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है। जब कभी ऐसा होगा, जब हॉरिजॉन्टल लाइन को रेडियस वेक्टर क्रॉस करेगी, तब साइन और कास में कोई चेंज नहीं होता, साइन साइन ही रहता है, कास कास ही रहता है, टेन टेन ही रहता है। हाँ साइन तो चेंज होंगे, साइन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव देखना पड़ेगा। आपको पता है कि साइन 180 माइनस थीटा है अगर, तो साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, पहले ये देखिए कि यहाँ पे रेडियस वेक्टर कहाँ पे है, रेडियस वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब यहाँ पे साइन जो है होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमने को पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव। कास सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव। टेन कैसा होता है, नेगेटिव। और मैंने बताया कि 180 प्लस या 180 माइनस होने पे साइन साइन ही रहता है, कास कास ही रहता है, टेन टेन ही रहता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा। कास 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सिंपल कास थीटा। tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सिंपल tan थीटा। ऐसे बाकी आप लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा हुआ है, 180 प्लस थीटा में क्या होगा, साइन 180 प्लस थीटा का कैलकुलेट करना तो क्या करेंगे, 180 प्लस थीटा होने पे रेडियस वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कास नेगेटिव होते हैं, केवल टेन ही पॉजिटिव होता है। फार्मूला है ASTC वाला फार्मूला, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कास और सेक, ये पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि 180 प्लस थीटा होने पे साइन कैसा होगा, नेगेटिव, कास भी कैसा होगा, नेगेटिव, लेकिन टेन कैसा होगा, पॉजिटिव। और साइन साइन ही रहता है 180 पढ़ने पे, तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा कास थीटा, इसको क्या लिखेंगे, टैन थीटा। ये बहुत आसान है।
तो आपको ये समझ में आ गया होगा। 360 माइनस थीटा क्या है, देखिए 360 माइनस थीटा पढ़ने पे रेडियस वेक्टर कहाँ पे होगी, 360 माइनस थीटा पढ़ने पे रेडियस वेक्टर जो होगी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कास कैसा होता है, पॉजिटिव, और बाकी सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि साइन और टेन नेगेटिव, बाकी सारे पॉजिटिव, और 360 पढ़ने पर मैंने बताया कोई चेंज नहीं होता है, तो साइन साइन ही रहेगा, कास कास ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा। अब तो नेगेटिव एंगल भी समझ लेते हैं। आपको पता है कि मैंने आपको पहले बताया था सबसे पहले स्लाइड में कि अगर रेडियस वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है तो एंगल जो लेते हैं वो कैसा होता है, पॉजिटिव। लेकिन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है और एंगल अगर हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है तो ये एंगल कैसा हम लोग लेते हैं, नेगेटिव एंगल लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर हमने रेडियस वेक्टर को क्लॉकवाइज घुमा दिया है और एंगल भी क्लॉकवाइज हम ले रहे हैं तो ये एंगल कैसा होगा, नेगेटिव। और नेगेटिव एंगल होगा तो आप समझ रहे हैं ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कास कैसा होता है, पॉजिटिव, और बाकी सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस हो रही है इसलिए साइन साइन ही रहेगा, कास कास ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि साइन 180 प्लस साइन 180 माइनस 360 प्लस 360 माइनस या माइनस थीटा होने पे हम लोग कैसे इन ट्राइंगल्स की वैल्यूज़ को निकालेंगे, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को निकालेंगे। इस पे आपको बेस्ट एक्सरसाइज आपको लास्ट स्लाइड में मिल जाएंगी। हाँ, अब देखिए, सपोज कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। साइन 135 कास 135 tan 120 साइन 120, है ना, ऐसे आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया यहाँ पे। सपोज कर लेते हैं कि हमें कास 225 की वैल्यू पता करनी है। तो हमें क्या करना है कि 225 को ऐसे दो एंगल में ब्रेक करो जिसमें 180 या 90 ऐसे कुछ इंक्लूड हो जाए। तो हमको सबसे कन्वीनियंट लगा कि 225 को 180 प्लस 45 कर दें तो ये आसानी से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो 180 प्लस 45 225 होता है। और आपको पता है कास 180 प्लस थीटा हुआ, 180 प्लस थीटा है, इसका मतलब कास कहाँ पे है, 180 से आगे है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कास कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और तो हमने यहाँ पे साइन नेगेटिव लगा दिया। और कास 180 प्लस थीटा कास ही रहता है, चेंज नहीं होता है, तो हमने इसको लिख दिया कास 45। और कास 45 वैल्यू 1/√2। तो हमें कास 225 की वैल्यू पता चल गई, कितनी आई, 1/√2 नेगेटिव में। ठीक है, ऐसे आप बाकी क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपको दिया है कास 1125 डिग्री, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इसमें क्या करिएगा आप, इसमें ऐसा कुछ करिएगा कि कॉस लिखिएगा और आप देखिएगा कि 3 इंटू 360 और प्लस कुछ एंगल यहाँ पे बनाइएगा, यहाँ पे कुछ एंगल थीटा बनाइएगा, 360 प्लस। तो कास n इंटू 360 मैंने आपको बताया कुछ दिन पहले कास थीटा ही होता है। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे कैसे ब्रेक करेंगे, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। तो आपको ये शुरुआत के ये 5 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपने क्वेश्चन को लिख करके आप पोस्ट कर देंगे। और जब इस लेक्चर का जब हम सोल्यूशन वीडियो बनाएंगे उसमें आपके क्वेश्चन को आपके नाम के साथ में हम वहाँ पे डिटेल में बता देंगे, वीडियो में बता देंगे आपको। बस आपको करना ये है कि अपना नाम हमारे कमेंट सेक्शन में डाल देना है। आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा हम लोग साइन कास और टेन के ग्राफ देख लेते हैं कि साइन कास और टेन कैसे चेंज होते हैं, इनका ग्राफ क्या आता है। ये बहुत ही बेसिक ग्राफ है जिनका फिजिक्स में बहुत वाइडली यूज होना है। देखिए, सबसे पहले साइन फंक्शन को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एक कार्टेशियन प्लेन है, इसमें ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। और हमारे पास फंक्शन कौन सा है, साइन फंक्शन। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, मतलब x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेंगी। और उनको हम अलग अलग पॉइंट जो मिलेंगे उनको हम ज्वाइन करेंगे, उनको ज्वाइन करके जो हमें ग्राफ मिलेगा वो ऐसा ग्राफ आएगा।
आपको कहीं पर भी साइन का कोई भी ऐसा ग्राफ कहीं पर भी अगर आपको ऐसे दिख गया कि कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है साइन लिखा हुआ, इसके अंदर कुछ भी लिखा हो, इसका जो नेचर होगा ये यही होगा, इसका जो बेसिक ग्राफ होगा यही होगा। अब इसके अंदर जो एंगल है उसके अकॉर्डिंग या तो श्रिंक करेगा या एक्सपेंड करेगा, लेकिन इसका जो बेसिक ग्राफ होगा यही आएगा। जैसा कि आप एसी अल्टरनेटिंग करंट में देखेंगे यही ग्राफ यूज होगा, और आप एसएचएम में भी देखेंगे वहाँ पे कई जगहों पे इस तरह का ग्राफ यूज होता है। समझिए इसको। हमको पता है कि साइन में हम सबसे पहले हम एक्स की जगह पे 0 डिग्री रखेंगे, तो हमको पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। उसके बाद आप देखिए कि जैसे जैसे ये वाला एंगल हमारा जो है थीटा एंगल या जो एक्स एंगल है हमारा ये बढ़ता जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमको एक्स नहीं कहना चाहिए, इसको हम एक्स यहाँ पे कह रहे हैं, ये जो एंगल हमारा है इसको हमने एक्स कहा है। जैसे जैसे ये एक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये जो परपेंडिकुलर है ये वाई ये बढ़ता जाएगा, और हमको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपान रेडियस होती है, तो वाई अपान आर होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन और परपेंडिकुलर यानी कि वाई और अपन हाइपोटेनस यानी कि आर, हमें ये वैल्यू लगातार देखनी है। देखिए अगर एक्स 0 होगा, ये एंगल अगर 0 होगा तो आपको पता है y बहुत ही छोटा होगा यानी कि 0 होगा, यानी कि न्यूमरेटर 0 होगा, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। जैसे जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, जैसे 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 रेडियस वेक्टर ऊपर बढ़ेगी, या ऐसे कहिए कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, y की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। y की वैल्यू बढ़ते 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 जब ये एंगल बढ़ के 90 डिग्री हो जाएगा तो y की वैल्यू बढ़ करके रेडियस के बराबर हो जाएगी। उस समय साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y बढ़ के r के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब साइन की वैल्यू r अपान r यानी कि कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो साइन 90 पढ़ने पे वैल्यू कितनी मिल जाएगी, सॉरी यहाँ पे हमें लिखना है साइन, ठीक है, ये साइन थीटा की जगह पे है, एक्चुअली ये साइन एक्स की जगह पे है, ये हमने जो लिखा हुआ है ये एक्स की जगह पे वाई अपान आर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वाई, इसको लिखेंगे हम लोग आर लिखेंगे। हाँ, तो जैसे जैसे ये थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे पहले तो साइन की वैल्यू 0 से बढ़ करके मैक्सिमम होगी, लेकिन जब इसके हम और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, फिर रेडियस वेक्टर जब और आगे बढ़ेगी तो y की वैल्यू छोटी होती जाएगी, और 180 पर पहुंचने पे फिर से कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखिए साइन 90 पे, साइन π/2 मतलब 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू मैक्सिमम है, ये 1 है, और फिर जब इसकी 90 से और आगे बढ़ते हैं तो y कम होने लगता है, इसका मतलब साइन की वैल्यू कम होने लगती है, और 180 पहुंचने पर फिर से 0 हो जाती है। जब हम 180 से और आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, 180 से जब हम और आगे बढ़ते हैं तो फिर से क्या होता है कि अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर जो होता है हमारा, जो हमने y लिया था, ये y देखिए डाउनवर्ड मेजर करना पड़ रहा है हमें ओरिजिन से नीचे, और जब y डाउनवर्ड मेजर किया जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर किया जाता है, तब ये कैसा होता है, नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि जब हम 180 से और आगे बढ़ते हैं तो y नेगेटिव होगा, और अगर y नेगेटिव होगा तो साइन की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव, मतलब ओरिजिन से नीचे जाएगी। तो जैसे जैसे हम इसको बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, तो जैसे ही 180 से आगे बढ़ेगा साइन की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव में बढ़ने लगती है, और बढ़ते बढ़ते 270 डिग्री पे मैक्स मिनिमम हो जाती है, मतलब माइनस में सबसे ज़्यादा हो जाती है। फिर और आगे बढ़ेंगे तो ये कैसी हो जाएगी, 270 से जब और आगे बढ़ते हैं, जब 270 से और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा कि रेडियस वेक्टर जो है 270 से और आगे बढ़ने पे y की वैल्यू फिर से जो है कम होने लगेगी, और जब फिर से कम होने लगेगी तो इसका मतलब ये कि साइन की वैल्यू कम होने लगेगी, और जब दोबारा हम वहीं पे पहुंच जाएंगे 0 डिग्री पे तो यहाँ पे क्या होगा, y घट के 0 हो जाएगा, और फिर से साइन की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो आपको ये बेसिक ग्राफ याद करना है कि साइन की वैल्यू जो होती है वो 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, और फिर नेगेटिव में 0 से मैक्सिमम और फिर 0। ये साइन का एक कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है, ध्यान रखना है कि इस तरह के ग्राफ को हम लोग साइनसॉइडल कर्व कहते हैं। ऐसे और दूसरे कर्व भी हो सकते हैं जो 0 से 1, 1 से ऐसे बढ़ें, ऐसा हो सकता है, कोई आपको ऐसा ग्राफ भी मिल जाए,
ऐसे ग्राफ मिल जाए तो वो भी 0 से 1 और 1 से -1 1 0 ऐसे हो सकते हैं, लेकिन ये अलग ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है। साइन का ग्राफ का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है जिसको हम बोलते हैं साइनसॉइडल कर्व कहते हैं। ये साइनस का ग्राफ हो गया। ऐसे ही आप कास को देख लीजिए, जैसा आपने कास की टेबल पढ़ी हुई है, तो कास की टेबल में हमने पढ़ा है कि कास 0 की वैल्यू 1 और कास 90 की वैल्यू 0। तो देखिए कास की वैल्यू जैसे जैसे हम लोग एंगल आगे बढ़ाएंगे, अब कास को आप समझ लीजिए। रेडियस वेक्टर में क्या हम लोग पढ़ते हैं, कास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो अगर आप देखिए बेस हमारा क्या है, ये वाली साइड जो है हमारी, ये वाली साइड जिसको हम एक्स कह सकते हैं, या इसको हम यहाँ पे चलो एल मान लेते हैं। यहाँ पे ये वाली जो साइड है, ये साइड हमारी जैसे जैसे रेडियस वेक्टर ऊपर जाएगा वैसे वैसे ये वैल्यू कम होती जाएगी, और जब ये 90 पे पहुंच जाएगा तो ये वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाएगी, बेस की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। तो क्या है कि कास 0 डिग्री पे क्या होगा, मैक्सिमम यानी कि 1 होगा, और 90 पे कितना हो जाएगा, 0। जब इसके हम और आगे बढ़ेंगे 90 डिग्री से और आगे बढ़ जाएंगे, उस समय जो हमारा बेस होगा वो एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, और नेगेटिव डायरेक्शन में होने का मतलब ये है कि एक्स कैसा हो जाएगा, ये बेस कैसा होगा, नेगेटिव। तो कास की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो जैसे कास 90 से आगे बढ़ता है तो कास कैसा हो जाता है, नेगेटिव। नेगेटिव में बढ़ के मैक्सिमम हो जाएगा 180 डिग्री पे, यानी कि -1 हो जाएगा। जब इसके और आगे बढ़ेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर से 0 हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि कास की वैल्यू 0 पे 1, 90 डिग्री पे 0, 180 डिग्री पे -1, 270 पे 0, और फिर से जब 360 पे पहुंचेंगे तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1। तो देखिए साइन और कास ये दोनों 0 से बढ़ के 1, 1 से फिर घट के 0, और फिर -1, और फिर 0, और फिर +1। मतलब यह है कि साइन की वैल्यू कभी भी -1 से छोटी नहीं हो सकती और +1 से बड़ी नहीं हो सकती। मतलब साइन थीटा हमेशा हमारा -1 से +1 के बीच में ऑसिलेट करेगा। ऐसे ही कास थीटा भी जो होगा हमारा -1 से +1 के बीच में रहेगा। अब आते हैं टैन थीटा पे। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, आपने टेबल मैंने बताई थी। तो टैन थीटा, टैन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की वैल्यू 1/√3, थोड़ा बढ़ जाता है। थोड़ा और पढ़ते हैं, 45 पे 1 होती है, tan 60 पे √3 होती है, और tan 90 पे बहुत ज़्यादा हो जाती है, 1/0 मैंने बताया वो इन्फिनिटी हो जाती है, लेकिन इन्फिनिटी को नॉन डिफाइंड कहते हैं। तो इसका ग्राफ हमारा कैसा चलता है, देखिए ऐसे चलता है ना, 0 से चले गए और ये 90 पे कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, मतलब इन्फाइनाइट पे पहुंच जाएगा। इसके बाद क्या है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब tan 90 प्लस थीटा कर देते हैं तो कहाँ पर जाता है, tan पहुंच जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस में इन्फिनिटी जाता है और फिर घट करके ये 0 पे आता है। तो आपको नीचे ये tan का ग्राफ याद रखना है। हमारे लिए ज़्यादा जरूरी ग्राफ है वो साइन और कास के ग्राफ हैं। ये इनका आपको फिगर याद रखना है कि इनका किस तरह का ग्राफ बनता है, क्योंकि इनका हम सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव मोशन और अल्टरनेटिंग करंट, इसमें हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं।